वेलकम बैक, दिस इज आयुष गोल्डन। हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारी जावा ओरिएंटेड सीरीज के 6th ट्यूटोरियल के साथ, जहां हम लोग सबसे पहले फॉर लूप और उसके इम्प्लीमेंटेशन डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग देख रहे होंगे व्हाइल लूप और उसके इम्प्लीमेंटेशन। देन हम लोग क्वेश्चंस परफॉर्म करेंगे फॉर लूप और व्हाइल लूप पे बेस्ड। और उसके एंडिंग में, इस वीडियो के एंडिंग में मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि कैसे आप हैकररैंक पे जाके फॉर लूप और व्हाइल लूप के क्वेश्चंस अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट वीडियो में भी मैंने आप लोगों को बताया था कि कैसे आप इफ एल्स लूप और डेटा टाइप के क्वेश्चंस परफॉर्म कर सकते हैं। और तब तक के लिए लाइक कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे ट्यूटोरियल। तो सबसे पहले हम लोग फॉर लूप के बारे में बात करने वाले हैं। तो फॉर लूप का सिंटेक्स आप लोगों को दिख रहा है स्क्रीन पे कि सबसे पहले आप फॉर लिखते हैं, तो फॉर एंड देन आप कंडीशन लिखते हैं इंटीजर i इज इक्वल्स टू 0। ये स्टार्टिंग कंडीशन है कि आप i को कहां से स्टार्ट करवाना चाहते हैं। देन i शुड बी लेस देन रेंज, ये मैक्सिमम कंडीशन है कहां तक आपकी i की वैल्यू जानी चाहिए। एंड i++ का मतलब है कि जैसे ही आप एक बार कोड ऑफ स्टेटमेंट को रन कर देते हैं, उसके बाद i की वैल्यू को इंक्रीज कर दीजिए। यानी कि आपने 0 के लिए इस रूप में एंटर किया, देन आपने i को प्लस कर दिया, देन अगेन आपने इस लूप में एंटर किया, देन अगेन i को प्लस किया, और ये लूप तब तक इटरेट होता रहेगा जब i की वैल्यू लेस देन रेंज है। और जैसे ही वो रेंज के बराबर हो जाएगी तो वो इस लूप को ब्रेक कर देगा, राइट। तो नेस्टेड फॉर लूप सिमिलर होता है, जैसे कि हम नेस्टेड इफ एल्स लूप की बात कर रहे होते हैं, वहां पे भी हम लोग सेम काम कर रहे होते हैं। वहां पे हम लोग एक इफ एल्स लूप के अंदर अनदर इफ एल्स लूप यूज कर रहे होते हैं, और नेस्टेड फॉर लूप के अंदर हम लोग फॉर लूप के अंदर एक और फॉर लूप यूज करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे कंसेप्ट ये होता है कि आपने एक फॉर लूप बनाया, आप उसके अंदर आते हैं और आप एक और फॉर लूप यूज करते हैं जहाँ पे इंटीजर j इज इक्वल्स टू 0, j शुड बी लेस देन रेंज 2 एंड j++ कर रहे होते हैं। तो बेसिकली आप लोग उस रेंज के अंदर मूव कर रहे होते हैं, राइट। तो जैसे ही आपका पहला लूप के अंदर आप एंटर होते हैं, देन वो वेट करता है आपके सेकंड लूप के एंड होने का, और जैसे ही आपका सेकंड लूप एंड होता है उसके बाद वो i की वैल्यू को इंक्रीमेंट करता है और अगेन लूप को रन करता है। तो यही प्रॉपर नेस्टेड लूप का तरीका होता है। तो यहाँ पे एक और तरीका होता है लूप को लिखने का कि जो आप i अंदर डिफाइन कर रहे हैं फॉर लूप के, आप उसे पहले भी डिफाइन कर सकते हैं, आप उसकी वैल्यू से असाइन कर सकते हैं, देन आप फॉर लूप में एंटर कर सकते हो। तो यहाँ पे एक एग्जांपल है। सो फॉर इंटीजर i इज इक्वल्स टू 0, i शुड बी लेस देन 5, i++। आपने प्रिंट कराया system.out.println i। इसका मतलब है कि जितनी बार आप लूप में जाएंगे तो i की क्या वैल्यू है वो हर बार आपको प्रिंट करके दे रहा होगा। नेस्टेड लूप का यूज किया है, तो नेस्टेड लूप के अंदर मैंने यहाँ पे प्रिंट कराया i+j। तो जितनी बार वो आपके लिए लूप में इटरेट कर रहा होगा उतनी बार वो आपको i+j की वैल्यू प्रिंट करके दे रहा होगा। तो चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं इसकी इम्प्लीमेंटेशन के साथ। यहाँ पे आप लोगों को पूरा प्रोसीजर समझाया जा रहा है फॉर लूप का, तो देखते चलिए। तो पहली बार में आपकी i की वैल्यू यहाँ पे 0 है, तो आपकी i की वैल्यू 0 है तो वो पहली बार इस लूप से इटरेट करेगा और आपको यहाँ पे प्रिंट करके दे देगा 0। यहाँ पे आपका आउटपुट मिल जाएगा आपका 0। देन जैसे ही आपका यहाँ पे लूप एंड होता है और एंडिंग में लूप के यहाँ पे आपको i++ हो जाएगा, देन वो अगेन इस लूप के स्टार्टिंग में जाएगा और स्टार्टिंग में जाके इस बार उसकी i की वैल्यू 1 हो चुकी है, देन ये अगेन लूप से ट्रेड करेगा और हमें आंसर के तौर पे प्रिंट कर देगा 1। देन उसके बाद अगेन वो इस लूप के बाहर आ रहा होगा और लूप से बाहर निकलते टाइम अगेन i की वैल्यू को प्लस कर रहा होगा, देन वो अगेन टॉप पे जाएगा इस लूप के और अगेन इटरेट करके वो i की वैल्यू को आपके लिए 2 कर रहा होगा, देन वो फिर से नीचे आएगा और आपके लिए i की 2 प्रिंट कर रहा होगा, देन i को प्लस कर लिया है इन्होंने, देन अगेन वो इस लूप के अंदर ऊपर टॉप पे मूव कर जाएगा, क्योंकि अभी तक i की वैल्यू हमेशा रीच नहीं हुई है, क्योंकि अभी तक i की वैल्यू 5 के बराबर नहीं हुई है। जैसा कि मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि यहाँ पे कंडीशन हम बाद में लिख लेंगे। तो यहाँ पे i की वैल्यू 3 हो जाएगी, देन अगेन वो लूप से इटरेट करेगा और 3 प्रिंट करेगा, देन i को प्लस करेगा, देन अगेन लूप से इटरेट होगा और फिर वो हो जाएगा आप लोगों के लिए 4 एंड i को अगेन प्लस करने के बाद अब यार यहाँ पे हमारी कंडीशन रीच हो चुकी है। जो कंडीशन हम लोगों ने लगाई थी कि हमारा i 5 से छोटा होना चाहिए, ठीक है, तो ये चीज अब यहाँ पे जैसे आपने i++ लिखा है वो फॉल्स हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पे अब i की वैल्यू आप लोगों के पास 5 आ चुकी है। यहाँ तक आपकी i की वैल्यू 4 से 5 से छोटी थी, इस वजह से आप लोग इन चीजों को रन करवा पा रहे थे, बट अब की बार अब आपकी i की वैल्यू 5 हो चुकी है और 5 होने के बाद में अब आप इस चीज को रन नहीं करवा पाएंगे। तो ये लूप के बाहर आ जाएगा और बोलेगा कि ठीक है लूप स्टेटमेंट रन हो चुकी है, अब मैं इस लूप के आगे वाले कोड को एग्जीक्यूट करूंगा, राइट। तो बस यहाँ पे आप लोगों की जो कंडीशन अभी तक चेक होती आ रही थी कि क्या इसकी वैल्यू 5 से छोटी है, तो हाँ यहाँ पे आपकी i की वैल्यू 5 से छोटी थी। सिमिलरली यहाँ पे भी आपकी i की वैल्यू 5 से छोटी थी, यहाँ पे भी, देन यहाँ पे भी, देन यहाँ पे भी। तो यही प्रोसीजर होता है यार आप लोगों के लूप को रन करने का, कि वो हर बार लूप से इटरेट कर रहा होता है जब तक आपकी i इज लेस देन 5 वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो जाती। इस i++ का मतलब होता है i इज इक्वल्स टू i+1, राइट। तो दैट्स ऑल यार, अभी के लिए इतना ही। अब हम लोग इसके इम्प्लीमेंटेशन देख लेते हैं। ये शॉर्ट वीडियो खत्म हो चुकी है, तो चलिए यार स्टार्ट करते हैं हमारे सबसे पहले बेसिक फॉर लूप के साथ। तो बेसिक फॉर लूप के लिए आप लिख रहे होते हैं फॉर इंटीजर i इज इक्वल्स टू 0, i शुड बी लेस देन 5, i++, एंड देन आप प्रिंट करवाए होते system.out.println
प्रिंट ln एंड देन आप आई प्रिंट करवा लेंगे। तो देख रहे हैं यार आप, यहाँ पे हमने एक 0 से लेकर 5 तक के ऊपर एक लूप लगाया है और उस लूप की जितनी बार हम लूप में जा रहे होंगे आई की वैल्यू को प्रिंट करवाएंगे, राइट। तो यहाँ पे हमने इसे रन करके बताया था आप लोगों को। तो यहाँ पे 0 से लेकर 4 तक यार वैल्यूज प्रिंट हो चुकी है। तो अब अगर कोई सोच रहा हो कि यहाँ पे 0 से 4 तक क्यों प्रिंट हो रही है, 1 से 5 प्रिंट होनी चाहिए, तो यार हम लोगों ने इनिशियलाइजेशन 0 दिया है और 0 से लेकर लेस देन 5 तक हम चला रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है 0 1 2 3 4 प्रिंट होगा। लूप 5 टाइम्स रन कर रहा है लेकिन इनिशियलाइजेशन 0 है। अगर आप लोग चाहते हैं कि 1 से लेकर 5 तक वैल्यू प्रिंट हो तो आप आई की वैल्यू 1 करिए और यहाँ पे लेस देन इक्वल्स टू 5 कर दीजिए और इसे रन करवाइए। तो देख रहे हैं आप यहाँ पे 1 से लेकर 5 तक वैल्यू प्रिंट हो चुकी है। अब हम लोग देख लेते हैं यार कि इसका दूसरा वे जो मैंने आप लोगों को बताया था कि आप इंटीजर यहाँ से हटा दीजिए। तो यहाँ पे आप इसे डिक्लेयर मत कीजिए, यहाँ पे सिर्फ आप इसे इनिशियलाइज कीजिए और इंटीजर आई आप यहाँ पे रख लीजिए और अब इसे रन करके देख लेते हैं। तो देख रहे हैं यार आपकी सारी वैल्यू प्रिंट हो चुकी है 1 2 3 4 5 और इसका मतलब ये कि आप आई को पहले भी इनिशियलाइज कर सकते हैं, मगर आप लोगों को इस चीज का ध्यान रखना है कि यहाँ पे आई को इनिशियलाइज जरूर करना है और साथ में आई इज लेस देन इक्वल्स टू 5 एंड आई प्लस। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि अगर हमें यूजर डिफाइंड वैल्यू के अकॉर्डिंग फॉर लूप लगाना हो तो यार यहाँ पे मैं बोल देता हूँ कि मेरी आई की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू n होनी चाहिए और मैं बोल देता हूँ कि इंटीजर n एक वेरिएबल है जो यूजर से लिया जाएगा। तो यूजर से वेरिएबल लेने का आपको बताया था मैंने कि कैसे आप उसे ले रहे होते, तो आप स्कैनर क्लास अप्लाई कर रहे होते। तो जिसे अभी तक इस स्कैनर का पता नहीं है यार, मैं बता दूं कि हम स्कैनर क्लास का यूज करते हैं जब हमें यूजर से इनपुट लेना होता है। तो यहाँ पे मैंने स्कैनर sc इक्वल्स टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन को अप्लाई कर दिया है और अब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि इंटीजर n इज इक्वल्स टू sc डॉट नेक्स्ट इंटीजर, जो कि इंटीजर लेने के लिए यूज में लिया जाता है। तो अब हमें यहाँ पे यूजर से n मिल चुका है, तो हमें जैसे ही n मिलेगा वो उस n के ऊपर कुछ एक्शन परफॉर्म करके इस लूप को रन करेगा। तो इसे रन करके देख लेते हैं। और तो यहाँ पे एक वेरिएबल के अंदर एरर दे रहा है। हाँ यार हम लोगों ने आई का इनिशियलाइजेशन हटा दिया है यहाँ से, तो हमें आई का इनिशियलाइजेशन रखना था यहाँ पे। तो रन करते हैं। तो देख रहे हो आप ये हमारे एक इनपुट देने तक का वेट कर रहा है, तो हम इसे इनपुट दे देते हैं, लाइक 3 इनपुट देता हूँ मैं। तो देख रहे हैं आप 1 2 3 वैल्यू प्रिंट हो चुकी है। तो जैसे ही मैंने 3 दिया तो 1 से लेकर 3 तक इसने सारी वैल्यूज प्रिंट कर दी और आई का इनिशियलाइजेशन यहाँ पे दे रखा है, बट जनरली मैं इसे यूज नहीं करता हूँ, मैं आई का इनिशियलाइजेशन अंदर करता हूँ ताकि कभी भी हम भूल से उसे भूल ना जाए। इसी के साथ अब हम लोग नेस्टेड इफ एल्स लूप के बारे में भी जान लेते हैं। तो नेस्टेड इफ एल्स लूप के लिए मैं एक और इंटीजर ले लेता हूँ, इंटीजर m इज इक्वल्स टू sc डॉट नेक्स्ट इंटीजर और फिर हम इसके अंदर नेस्टेड इफ एल्स लूप यूज नेस्टेड फॉर लूप यूज कर रहे होंगे। तो नेस्टेड फॉर लूप में आप लोगों को एक चीज और याद रखनी है यार कि आप इंटीजर, अब यहाँ पे आप आई नहीं ले सकते क्योंकि आई ऑलरेडी डिफाइन हो चुका है आउटर लूप के अंदर। तो आपको यहाँ पे यूज करना होता है इंटीजर j is equals to 1 and j should be less than m and j plus plus here should be less than equals to m और j plus plus करने के बाद हम system dot out dot println करा लेंगे i plus j को। तो मैं इसे एक बार आपको रन करके बता देता हूँ। देख रहे हैं आप वो यहाँ पे 2 इनपुट के लिए वेट कर रहा है। तो मैंने पहला इनपुट दे दिया है 3 और दूसरा इनपुट दे दिया है 2। यहाँ पे एक लूप रन हुआ है 2 3 3 4 4 5, राइट। तो हो क्या रहा है एक्चुअली में, जब आई की वैल्यू 0 थी, सॉरी जब आई की वैल्यू 1 थी और j की वैल्यू 1 थी, तो वो एक बार लूप रन हुआ और उसने बोला कि ठीक है 1 + 1 2 आ गया। तब एक लूप रन हुआ और उसने बोला ठीक है यहाँ पे 3 प्रिंट हो जाएगा। देन आपकी आई की वैल्यू इंक्रीमेंट हो गई। देन आपकी जब आई की वैल्यू 2 हो चुकी है और j की वैल्यू 1 है, तो अगेन एक बार लूप रन हुआ और उसने 3 प्रिंट कर दिया। देन अगेन आपकी आई की वैल्यू 2 ही है और j की वैल्यू भी 2 हो चुकी है, तो आपका टोटल 4 प्रिंट हो गया है। देन उसने कहा ठीक है j वाला लूप कंप्लीट हो गया, अब i को अगेन इंक्रीमेंट करिए। तो अब आपकी आई की वैल्यू 3 हो चुकी है और j की अभी भी 1 है, तो उसने अगेन लूप को रन किया और उसने 4 प्रिंट कर दिया। देन उसने इस बार j को इंक्रीमेंट किया और बोला ठीक है j 2 हो चुका है, तो उसने 5 प्रिंट कर दिया और उसके बाद में उसने बोला कि चलिए i को इंक्रीमेंट करते हैं और उसने जैसे ही i को इंक्रीमेंट किया वो 4 हो गया जो कि 3 को एक्सीड कर चुका है। तो उसके बाद ये लूप ब्रेक कर जाएगा। तो यहीं तक हमारे स्टेटमेंट प्रिंट होने चाहिए थे और वो सारे सही प्रिंट हो चुके हैं। यार अब जो मैंने आप लोगों को बोला था कि आप यहाँ पे आई को यूज नहीं कर सकते सेकंड लूप के अंदर क्योंकि आई आउटर लूप में डिफाइन हो चुका है, तो क्या अगर मैं इस लूप के अंदर एक और लूप यूज करना चाहूँ फॉर इंटीजर आई एंड अब क्या मैं यहाँ पे j यूज कर सकता हूँ अगेन, क्योंकि j भी ऑलरेडी डिफाइन हो चुका है यार। तो क्या मैं j को वापस से डिफाइन कर सकता हूँ क्या यहाँ पे? तो हाँ यार आंसर है, सही बात है, आप j को फिर से डिफाइन कर सकते हैं और मैं आप एक बार कमेंट लिख देता हूँ। तो j को आप इसलिए डिफाइन कर सकते हैं यार क्योंकि पिछला जो लूप था वहां पे j डिफाइन तो है लेकिन वो सिर्फ उस लूप के लिए डिफाइंड है। जैसे ही आप उस लूप से एग्जिट करेंगे वैसे ही वो आपकी j की वैल्यू को एंड कर देगा। तो लूप तो यहीं पे एग्जिट हो चुका है, इस वजह से आपकी j की वैल्यू
नहीं लोगे आप लोग तो आप दूसरी बार जे को फिर से डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन आई का लूप आपका यहाँ तक चल रहा है, इस वजह से आप लूप के अंदर कहीं पे आई को रीडिफाइन नहीं कर सकते। तो हाँ, आप जे को डिफाइन कर सकते हैं यहाँ पे। तो चलिए यार स्टार्ट करते हैं हमारे वाइल लूप के साथ। तो वाइल लूप भी यार आप लोगों के फॉर लूप की तरह ही होता है, बट ये एक तरीके से आप मिक्सचर कह सकते हो इफ एल्स और फॉर लूप का, क्योंकि काम ये फॉर लूप जैसा करता है लेकिन इसका सिंटेक्स जो होता है वो इफ एल्स जैसा होता है। तो आप सबसे पहले वाइल लिख रहे होते हैं, देन आप ब्रैकेट्स के अंदर कंडीशन पास कर रहे होते हैं और पैरेंथेसिस के अंदर अपना रन ऑफ कोड लिख रहे होते हैं, और यही यार एक बेसिक सा सिंटेक्स होता है वाइल लूप का आप लोगों के लिए। तो अब हम इसके एग्जांपल देखते हैं जो कि आपको ज्यादा क्लियर कर देगा। एग्जांपल में देख रहे हैं आप, मैंने सबसे पहले एक इंटीजर i इज इक्वल्स टू 1 डिफाइन किया हुआ है, और अब मैं बोल रहा हूँ कि यार जब तक i की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू 3 है, while i इज लेस देन इक्वल्स टू 3, तब तक मेरा कोड ऑफ स्टेटमेंट रन करते रहना चाहिए। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन i दे दिया है। अच्छा, फॉर लूप के अंदर क्या होता था ना यार, आप जब आप कंडीशंस पास कर रहे होते तभी आप i प्लस प्लस पास कर देते थे, तो उसकी वजह से आपको लूप के अंदर कहीं भी i प्लस प्लस या i माइनस माइनस यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। बट यहाँ पे आपके पास डायरेक्टली i प्लस प्लस लिखा हुआ है, आप लोगों ने पहले से लिख रखा है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल i प्लस प्लस। इसका मतलब क्या है कि यार आप जितनी बार लूप के अंदर इटरेट करेंगे उतनी बार आपकी i की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी, एंड देन अगेन वाइल लूप चेक करेगा कि क्या इंक्रीमेंट होने के बाद वो लेस देन इक्वल्स टू 3 है। अगर है तो वो अगेन लूप को रन करेगा, वरना वो उस लूप से एग्जिट कर जाएगा। तो अब हम लोग, ये होता है इंक्रीमेंट वे, जहां पे आप लोग इंक्रीमेंट कर रहे होते हैं आई की वैल्यू को। डिक्रीमेंट वाला वे देख लेते हैं यार अब एक। तो यहाँ पे आपके सामने डिक्रीमेंट वाला वे लिखा हुआ है, यहाँ पे आपके सामने मैंने वाइल लूप का भी लिखा है और फॉर लूप का भी लिखा है। तो देख रहे हैं वाइल लूप के अंदर आप कर रहे हैं इंटीजर i इज इक्वल्स टू 3 while i is greater than 0, और आप प्रिंट करवाने के बाद i की वैल्यू को कम करवा रहे हैं, क्योंकि आपको i की वैल्यू ग्रेटर देन 0 चाहिए। तो आप उसे डिक्रीमेंट करवाते जा रहे हैं, 3 है फिर 2 है फिर 1 है, और जैसी 0 होगी लूप को ब्रेक कर देगा, राइट। और इसी जगह आप इंक्रीमेंट करा रहे होते तो ये एक इनफाइनाइट लूप बन चुका होता, हमेशा के लिए लूप रन करते रहता और कभी आप इस लूप से बाहर ही नहीं आ पाते, तो उसे हम इनफाइनाइट लूप कहते हैं। वहीं पे अगर फॉर लूप की हम बात करें तो फॉर लूप में डिक्रीमेंट कैसे बनता है, तो फॉर लूप में भी सिमिलर वे होता है, आप i को 3 से इनिशियलाइज कर रहे हैं और ग्रेटर देन 0 बोल रहे हैं, वहीं पे जो थर्ड कंडीशन, थर्ड पैरामीटर होता है कंडीशन का, वो आप i माइनस माइनस लिख रहे हैं। इसका मतलब है कि जैसे ही आप एक लूप कंप्लीट कर जाएंगे तो i की वैल्यू डिक्रीमेंट हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे वाइल लूप की इंप्लीमेंटेशंस के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब हम लोग वाइल लूप के साथ। तो वाइल लूप के अंदर सबसे पहले आप लिख रहे होते हैं वाइल, और फिर आप कोई कंडीशन पास कर रहे होते हैं। तो कंडीशन पास करने से पहले मैं यार यहाँ पे एक इंटीजर बना लेता हूँ i इज इक्वल्स टू 3 टाइप का, और आइदर i इज इक्वल्स टू 1 टाइप का, और जब तक i लेस देन इक्वल्स टू 3 है तब तक के लिए मैं इस कंडीशन को रन करूंगा और मैं i की वैल्यू को प्रिंट करवाते रहूंगा। और मेरे को हमेशा यहाँ पे लूप के एंडिंग में i को इंक्रीमेंट करने की जरूरत है, क्योंकि वाइल लूप अपने आप से इंक्रीमेंट नहीं कर रहा होता है, इस चीज को हमें इंक्रीमेंट करके देना पड़ता है। यहाँ पे मैंने आपको बता दिया है कि आप वाइल लूप लिख रहे हैं। वाइल लूप तब तक चलेगा जब तक i इज लेस देन इक्वल्स टू 3 है, और जैसे वो 3 से बड़ा होगा वो उस लूप को ब्रेक कर जाएगा, और जब तक वो उस लूप में है तब तक वो आपके लिए हर बार i की वैल्यू को प्रिंट कर रहा होगा, और प्रिंट करने के बाद i को इंक्रीमेंट कर रहा होगा। इसे रन करके देख लेते हैं। तो देख रहे हैं आप यहाँ पे 1 2 3 इसने प्रिंट कर दिया है, और इसका मतलब यही है कि पहली बार जब वो 1 था तब उसने चेक किया कि क्या ये कंडीशन सेटिस्फाइड है। हाँ, ये कंडीशन सेटिस्फाइड है, तो उसने i प्रिंट कर दिया। देन उसने अगेन i को इंक्रीमेंट करके 2 करा, देन 2 करने के बाद उसने चेक किया और फिर से ये कंडीशन सही है तो उसने वापस 2 प्रिंट किया। देन 3 कर दिया उसने इंक्रीमेंट करके, और 3 के लिए भी कंडीशन सही है, इस वजह से उसने 3 प्रिंट किया। एंड देन अगेन इंक्रीमेंट जब उसने किया तो 4 हो चुकी है वैल्यू, और 4 होने के बाद जब उसने कंडीशन चेक की तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई और यहाँ से स्टेटमेंट ब्रेक हो, राइट। तो अब हम लोग इसका डिक्रीमेंट वाला वे देख लेते हैं कि कैसे आप वैल्यू को डिक्रीमेंट करवा रहे होते हैं। डिक्रीमेंट वाले वे में कुछ नहीं है यार, आप सीधा सीधा से यहाँ पे लिख रहे होते हैं इंटीजर i इज इक्वल्स टू 3, i को अब आपने 3 कर दिया है, और आप चाहते हैं कि जब तक वो 0 से बड़ा है तब तक के लिए आप उसे रन करवाएं, तो तब तक आप उसे रन करवाएंगे। और यहाँ पे i प्लस प्लस नहीं देना है, यहाँ पे आपको i माइनस माइनस देना है। प्लस प्लस देने से क्या होता है मैं आपको इसके बाद इंप्लीमेंट करके बताऊंगा, लेकिन यहाँ पे आप i माइनस माइनस देंगे ताकि हर बार वैल्यू i के लिए चेक करने के बाद i की वैल्यू को डिक्रीज कर दे। तो अब की बार 1 2 3 की जगह 3 2 1 प्रिंट होगा यार। तो देख रहे हैं आप 3 2 1 प्रिंट हो चुका है, तो जहां 1 2 3 प्रिंट होना चाहिए था वहां पे 3 2 1 प्रिंट हुआ है, क्योंकि हमने 3 से i की वैल्यू स्टार्ट की और डिक्रीमेंट करना स्टार्ट किया। तो इसे डिक्रीजिंग ऑर्डर में लाने के लिए हम लोग डिक्रीमेंट का यूज कर रहे होते हैं, i माइनस माइनस का यूज कर रहे हो। अच्छा, अब अगर इधर में i माइनस माइनस की जगह i प्लस प्लस का यूज करता तो क्या होता? तो ये एक इनफाइनाइट लूप के अंदर पहुंच चुका है, ये लूप कभी खत्म ही नहीं होगा और ये वैल्यूज को एग्जिट करता जाएगा, वैल्यूज आपको प्रिंट करता जाएगा, और लास्ट में अपने आप ये कोड एग्जिट हो जाएगा टाइम के साथ। तो देख रहे हैं आप कितनी सारी वैल्यूज इसने प्रिंट कर दी है, यहाँ पे कितनी सारी वैल्यूज इसने प्रिंट करी हो, ये अभी भी वैल्यूज को प्रिंट कर रहा है, टिल 10 रेज़ टू द पावर 10 तक ये वैल्यूज को प्रिंट करते जाएगा, और फिर उसके बाद ही टाइम को एग्जिट कर जाएगा। तो देख रहे हैं आप ये कोड चलते ही जा रहा है। तो बस यार यही इंप्लीमेंटेशन होती है वाइल लूप की। तो अपन लोग स्टार्ट करते हैं अब कुछ क्वेश्चंस के साथ, जहां मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि आप कैसे फॉर लूप और वाइल लूप को यूज करके क्वेश्चंस को इंप्लीमेंट कर रहे हो। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 1 के साथ, जो कि आपकी स्क्रीन पे अब दिखाई दे रहा है। पहले क्वेश्चन में लिखा है यार कि प्रिंट अ टेबल ऑफ 3।
तो आपको 3 की टेबल प्रिंट करनी है। तो ये तो काफी बेसिक सा क्वेश्चन है। इसके अंदर आपको एक सॉल्यूशन अप्रोच की अगर हम बात करें तो एक इंटीजर आप डिफाइन कीजिए i इज इक्वल्स टू 1 और उसे तब तक रन करवाइए जब तक वो लेस देन इक्वल्स टू 10 है, और जितनी बार वो लूप के अंदर इटरेट करेगा उतनी बार उसे i मल्टीप्लीकेशन बाय 3 प्रिंट करना है। और उसका रीजन है कि पहले आपकी i की वैल्यू 1 है तो वो इटरेट करेगा और 3 प्रिंट करेगा, देन जब 2 हो जाएगी तो इटरेट करेगा और 6 प्रिंट करेगा, सिमिलरली जब 10 हो जाएगी तो वो 30 प्रिंट करेगा, और जैसे 11 होगी वो लूप से। इसका बेसिक सा इंप्लीमेंटेशन जो हम इस क्वेश्चन के अंदर करने वाले हैं, इसका इंप्लीमेंटेशन देख लेते पहले कि कैसे आप इसे कोड कर रहे होते हैं। तो हम लोग आ चुके हैं इसके इम्प्लीमेंटेशन पे, और इसके इम्प्लीमेंटेशन में मैं आपको यार नॉर्मल फॉर्मेट प्रिंट करके दिखा रहा हूँ जहाँ पे डायरेक्टली आंसर्स आ रहे होंगे, क्योंकि जब आपको एक प्रॉपर फॉर्मेट प्रिंट करना होता है जहाँ पे लिखा हुआ आएगा 3 × 1 इज इक्वल्स टू 3, तो उस फॉर्मेट के लिए आपको कॉन्केटिनेशन आना चाहिए जो कि स्ट्रिंग की एक प्रॉपर्टी होती है। तो वो कॉन्केटिनेशन मैं आपको नेक्स्ट ट्यूटोरियल में सिखा रहा हूँ, तो इसीलिए अभी हम लोग डायरेक्ट आंसर प्रिंट करवाएंगे। तो यहाँ पे मैं एक फॉर लूप बना देता हूँ जहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इंटीजर i इज इक्वल्स टू 1, i शुड बी लेस देन 10 और इक्वल्स टू 10 एंड i प्लस प्लस, और देन आप प्रिंट करवा दीजिए जितनी भी बार आप इस लूप में जा रहे हैं। तो जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि हम हर बार i इंटू 3 को प्रिंट करवा रहे होंगे, तो सेम चीज आप प्रिंट करवा लीजिए यहाँ पे, और यहाँ पे आपको आपका आंसर मिल जाएगा। तो देख रहे हैं आप यहाँ पे एक टेबल प्रिंट हो चुकी है। तो यही होता है यार फॉर लूप का इम्प्लीमेंटेशन। सबसे पहले आपने एक फॉर लूप लगाया और फॉर लूप में स्टेटमेंट प्रिंट करवा दी i मल्टीप्लाइड विद 3, तो इसने 3 की टेबल हमें दे दी। अब हम लोग देख लेते हैं कि इसे व्हाइल लूप से कैसे अगर आप कर सकते थे। तो व्हाइल लूप से करने का तरीका सिंपल होता है, आप पहले इंटीजर डिफाइन करते हैं इक्वल्स टू 1, देन आप एक व्हाइल लूप लगा रहे होते हैं और उसके अंदर कंडीशन लिखते हैं कि जब तक i आपका 10 से छोटा या बराबर है तब तक वो लूप रन करेगा, और जितनी भी बार वो लूप रन होगा हम लोग उसको प्रिंट करवा रहे होंगे i मल्टीप्लाई 3, और उसके बाद में हम लोग सीधा सीधा सा बोल देंगे यार कि हमारा i की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जानी चाहिए, क्योंकि जितनी बार हम व्हाइल लूप के अंदर जाते हैं हमें i की वैल्यू को इंक्रीमेंट करना होता है, डिक्रीमेंट करना होता है एज पर आवर कंडीशन, और हमारी कंडीशन के हिसाब से अभी हमें इंक्रीमेंट करना पड़ेगा i को। तो रन करवा लेते इसे। तो देख रहे हैं आप यहाँ पे भी पूरी टेबल प्रिंट हो चुकी है। तो ये तो था यार आपका बहुत बेसिक सा क्वेश्चन। अब दूसरा क्वेश्चन थोड़ा बहुत ट्रिकी रहेगा जहाँ पे हमें थोड़ा सोचना पड़ेगा, थोड़ा लॉजिक अप्लाई करना पड़ेगा। तो हम देखते हैं यार वो क्वेश्चन, ताकि आपको थोड़ी हैबिट बन जाए फॉर लूप और व्हाइल लूप को यूज करने की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं उस क्वेश्चन के साथ। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है, हमारा सेकंड क्वेश्चन हमें बोल रहा है कि जो पैटर्न आपको स्क्रीन पे दिख रहा है आप वैसा एक पैटर्न प्रिंट कीजिए। तो उसके इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो यार डेफिनेट सी बात है, हमें दोनों डायरेक्शन के बारे में सोचना होगा यहाँ पे i और j। अगर हमें लूप इस डायरेक्शन में भी लगाना होगा और हमें इस डायरेक्शन में भी लूप लगाना होगा, क्योंकि इस डायरेक्शन में भी कंटेंट चेंज हो रहा है और j की डायरेक्शन के अंदर भी कंटेंट चेंज हो रहा है। तो जब दो डायरेक्शन में कंटेंट चेंज हो रहा होता है तो हमें दो लूप डेफिनेटली लगाने पड़ते हैं। तो यहाँ पे भी हम वही सेम काम करने वाले। तो यहाँ पे यार जो आपका कंसेप्ट यूज आ रहा होगा वो कंसेप्ट होगा नेस्टेड फॉर लूप वाला कंसेप्ट, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी पहले बताया था। तो इससे पिछला क्वेश्चन हमने फॉर लूप पे किया और फॉर लूप के क्वेश्चन थोड़े इजी होते हैं, नेस्टेड फॉर लूप के क्वेश्चन ज्यादा अच्छे होते हैं, इसीलिए हम लोगों ने सेकंड क्वेश्चन नेस्टेड फॉर लूप पे लिया है। तो स्टार्ट करते हैं इसकी इंप्लीमेंटेशन के साथ और देखते हैं कि कैसे ये पैटर्न बन रहा होगा। और इस पैटर्न को याद रखिएगा यार कि ये पैटर्न ऊपर एक ट्रायंगल बना रहा है और नीचे एक ट्रायंगल बना रहा है और उसी से ये पैटर्न बना हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं इसकी इंप्लीमेंटेशन के साथ। तो यार हम लोग यहाँ पे एक नया पैटर्न आजमाने वाले। हम लोग यहाँ पे स्कैनर क्लास को यूज कर रहे होंगे एक यूजर से इनपुट लेने के लिए, एंड देन हम उस इनपुट के हिसाब से अपना पैटर्न डिसाइड कर रहे होंगे। जैसे कि 5 लाइन वाला पैटर्न हमने देखा था, वैसे ही उसी सेम वे में हमें 6 लाइन का भी कुछ पैटर्न मिलेगा, 7 लाइन का भी कुछ पैटर्न मिलेगा, बट हम बेसिकली इससे ओड नंबर के लिए पैटर्न बनाने वाले हैं। तो अगर यूजर हमें अपनी मर्जी से कोई भी ओड नंबर देता है तो उसका पैटर्न हमें मिलना चाहिए। तो इसके लिए हम लोग स्कैनर का यूज कर लेते हैं। तो स्कैनर क्लास यूज हो चुकी है, और जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा था स्कैनर यूज करने से पहले आपको इंपोर्ट करवाना होता है, तो आप यहाँ जाके इंपोर्ट करवा लें। देन मैं यहाँ पे यार 2-3 इंटीजर, एक इंटीजर ले लेता हूँ, इंटीजर n इज इक्वल्स टू sc डॉट नेक्स्ट इंटीजर, और यहाँ पे हमारे पास एक इंटीजर आ जाएगा स्कैनर से। देन मैं 2 इंटीजर खुद से डिफाइन करने वाला हूँ यार, एक होगा इंटीजर l इज इक्वल्स टू 0 और दूसरा होगा इंटीजर r इज इक्वल्स टू n-1। अच्छा, तो मैंने इसको n-1 क्यों दिया है और l और r लेने का मीनिंग क्या था? तो सबसे पहले तो n-1 इसलिए दिया है क्योंकि आपकी वैल्यू 0 से स्टार्ट होती है और n-1 तक जाती है लूप के अंदर, अगर आप 0 से स्टार्ट करें तो। अगर आप 1 से स्टार्ट करेंगे तो n तक जाएगा, अगर आप 2 से स्टार्ट करेंगे तो n+1 तक जाएगा। तो कुल मिला के 0 से अगर आप स्टार्ट करते हैं तो n-1 तक जाती है वो वैल्यू,
इसीलिए मैंने लेफ्ट को 0 असाइन किया है और आर को n-1 असाइन किया है। और इसको यूज करने का मीनिंग था यार कि आपकी लेफ्ट की पोजीशन और राइट की पोजीशन क्या होनी चाहिए जहां से आपको स्टार्ट करके स्टार को प्रिंट कराना बंद करना है, राइट। तो उसके लिए मैंने यूज किया है लेफ्ट और राइट। देन हम एक फॉर लूप अप्लाई करते हैं। सो इंटीजर i is equals to 0, i should be less than n, i प्लस प्लस। तो ये फॉर लूप हो गया यार। आपके जो y में डिस्टेंस प्रिंट होंगे, y में कितनी लाइन प्रिंट होनी चाहिए, उसके लिए ये आपका फॉर लूप लग चुका है। अब x में कितनी प्रिंट होनी चाहिए हर बार, तो उसके लिए आपको एक और लूप लगाना पड़ेगा जहां पे आप लिखेंगे इंटीजर j is equals to 0, j should be less than n and j प्लस प्लस। अब यार ये तो हो गया आपका लूप का इम्प्लीमेंटेशन। अब लूप के साथ साथ यहाँ पे इफ एल्स की कंडीशंस भी यूज आ रही होंगी, तो हम चेक कर लेते हैं। तो हम बोलते हैं कि इफ j इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू l, और हम लोग यहाँ पे शायद सबसे पहले ये चेक करेंगे कि l इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू r, सॉरी लेस देन और इक्वल्स टू r। देन हम लोग कुछ स्टेटमेंट रन करेंगे, और अगर ऐसा नहीं होता है तो कुछ स्टेटमेंट रन करेंगे। तो जब तक l r से छोटा है तो उसका बिहेवियर अलग रहेगा कोड का, और जब r l से छोटा हो जाता है तो बिहेवियर अलग रहेगा। तो अगर l r से छोटा है तो हम लोग लिखेंगे कि j अगर l से बड़ा है और बराबर है, एंड j इफ लेस देन इक्वल्स टू r। अगर ऐसी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है जिसमें j l से तो बड़ा है और बराबर है, और j से छोटा है या बराबर है, ठीक है, ये दोनों कंडीशन जब एक साथ सेटिस्फाई हो जाएगी तो हमारे इस ब्लॉक के अंदर जो स्टेटमेंट हम लिखने जा रहे हैं वो रन होगी। और वो स्टेटमेंट क्या है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, और यहाँ पे हम प्रिंट करा लेंगे स्टार। और ये हमने प्रिंट एलन यूज क्यों नहीं किया, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि प्रिंट एलन करते हैं आप न्यू लाइन में पहुंच जाते हैं, और हमारे इस पैटर्न में हमें नई लाइन में नहीं पहुंचना है, हमारे इस पैटर्न में हमें प्रिंट करना है सेम लाइन के अंदर। और जब आपका ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होता है तो आपको क्या प्रिंट करना है, तब आपको स्पेस प्रिंट करना है। तो ये मैंने क्यों लिया है यार, तो जैसा कि आपको पता था कि एक लाइन में 5 स्टार प्रिंट हो रहे थे, फिर 3 स्टार प्रिंट हो रहे थे। तो वो 3 स्टार क्यों प्रिंट हो रहे थे, क्योंकि वो बीच में प्रिंट होंगे, तो उसके लिए लेफ्ट और राइट हमें पता लगाना है कि कहाँ से स्टार्ट करके कहाँ पे स्टार को रोक देना है, और उन लेफ्ट और राइट के अलावा जो जगह बच जाती है वहां पे हमें स्पेस प्रिंट करना है। और इसीलिए हमने इस एल्स लूप को बनाया, एल्स ब्लॉक को बनाया, जहां पे हम स्पेस प्रिंट करवा रहे होंगे। तो यार अब एल्स के अंदर भी सिमिलर कंडीशन बनती है, बस बात इतनी सी हो जाती है कि L और R स्वैप हो जाते हैं आपस में कंडीशन के साथ। तो अब अगर ये R से बड़ा होगा एंड L से छोटा होगा तो हम लोग एक सिस्टम यूज कर रहे होंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट। तो देख रहे हैं आप यहाँ पे तब तक ये चीज प्रिंट होगी, और एल्स कर देने पे हमारे पास नॉर्मल स्पेस प्रिंट हो रहा होगा। तो अभी तक तो हम लोगों ने एक लाइन के अंदर सारे स्टार प्रिंट और स्पेस प्रिंट करवा दिए। तो यहाँ पे हमारा लूप एंड होना चाहिए यार, हमारा फॉर लूप जहाँ पे एंड हो रहा है उसी के साथ साथ हम लोग अब L की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर रहे होंगे, R की वैल्यू को डिक्रीमेंट कर रहे होंगे, साथ ही साथ ये भी बता रहे होंगे कि हाँ हमारा एक लाइन का कोड कंप्लीट हो चुका है, अब आप सेकंड लाइन में जंप लगा सकते। तो यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन को हम अप्लाई कर देंगे। चलिए यार रन करके देख लेते हैं इस कोड को एक बार। तो मैंने इनपुट में 5 दिया है, और यहाँ पे ये पैटर्न कुछ फॉलो नहीं हो रहा है, यहाँ पे कुछ तो छूट जा रहा है, राइट। तो हमने यहाँ पे प्रिंट एलन का यूज किया यार, तो उसकी वजह से गलती हो रही है। यहाँ पे हमें प्रिंट का यूज करना है, प्रिंट एलन का यूज नहीं करना है। ऊपर भी देख रहे हैं आप, मैंने यहाँ पे प्रिंट एलन का यूज कर लिया। तो अब इसे रन कर लेते दोबारा, और यहाँ पे मैं 5 लिख रहा हूँ इनपुट कीजिए। और अब आप देख सकते हैं कि जो पैटर्न हमें फॉलो करवाना था 5 के लिए, वो पैटर्न यहाँ पे प्रिंट हो चुका है। अगर मैं इसे 7 के लिए या 9 के लिए रन करवाता, 9 के लिए रन करवा के देख लेते क्या आउटपुट देता है हमें। तो मैंने इसे 9 के लिए रन करवा दिया, और देख रहे हैं आप 9 के लिए भी एक परफेक्ट वो 2 ट्रायंगल वाला लुक हमारा मिल जा रहा है हमें। तो अगर अभी तक किसी को समझ में नहीं आया हो यार कि मैंने यहाँ पे एक्चुअली में किया क्या है, तो मैं आपको एक बार फिर से समझा देता हूँ, और इसके बाद में एक शॉर्ट वीडियो और अटैच कर दूंगा इसके साथ में, ताकि आपको इसका कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। तो ये सबसे पहला हम लोगों ने यहाँ पे जो कंडीशन लगाई है यार, इस कंडीशन का मतलब है कि कुछ जो हमारा ये वाला पैटर्न है। चलिए यार इस चीज को आपको ऐसे समझना थोड़ा डिफिकल्ट रह सकता है, अगर आप पहले से प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड में नहीं है तो आपको डायरेक्टली समझ नहीं आ रहा होगा कोड से कि मैंने क्या किया है। तो मैं आपको पेंट बॉक्स में लेके चलता हूँ, वहां पे समझाता हूँ कि क्या मैंने एक्चुअली में यहाँ पे परफॉर्म किया है। और ये कोड हमारा चल चुका है यार, ये कोड खत्म हो चुका है। तो अगर आप लोगों को ये कोड भी देखना हो तो मैं अपनी गिटहब रिपोजिटरी पे इसको डाल दूंगा, और उसका लिंक दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में। और अगर आप लोगों को कोई डाउट्स भी है तो आप लोग मुझसे जरूर पूछ सकते हैं, मेरी आईडी डिस्क्रिप्शन में गिवन है। तो चलिए देख लेते हैं इसका डिस्क्रिप्शन, इसका हम लोग डिटेल में डिस्कशन कर लेते हैं कि कैसे इस चीज को हम लोगों ने बनाया है। तो यार अब मैं आप लोगों को समझाता हूँ कि मैं एक्चुअली में कर क्या रहा था वहां पे। तो मैं ये चेक कर रहा था यार कि जब L मेरा 0 है और R मेरी मैक्सिमम पोजीशन पे है, तो मैं चेक कर रहा हूँ कि मेरा J क्या है। मेरा J ये है कि यहाँ से यहाँ तक जब मैं इटरेट कर रहा हूँ इस लूप के अंदर, इस डायरेक्शन में जब मैं इटरेट कर रहा हूँ लूप के अंदर, तो उसे हम J कह रहे हैं, राइट। तो ये मेरा J है। तो मैं ये चेक कर रहा हूँ कि अगर मेरा L से बड़ा हो जाता है J,
और आर से छोटा हो जाता है, तो मैं उस जगह पे स्टार फिल कर दूंगा, राइट। तो मैंने यहाँ पे भी स्टार फिल किया था, यहाँ पे भी स्टार फिल किया था, ऐसे करके मैंने सारी जगह पे स्टार फिल कर दिया था। तो मैं अगर रेड कलर दूं तो यहाँ पे मैंने स्टार फिल कर दिया था। अब यहाँ पे स्टार प्रिंट करने के बाद यार मेरे एल ने एक वैल्यू को इंक्रीमेंट कर लिया और आर ने दूसरी वैल्यू पकड़ ली। तो अब मेरी ये वाली चीज जो है ये एल हो चुकी है, और पहले एल थी, सॉरी, अब यहाँ से एल हटके यहाँ पे एल आ चुका है मेरा, और पहले आर ये था यार मेरा, तो अब ये आर नहीं रहा हमारे, और ये आर हो चुका है। तो आर की वैल्यू मैंने डिक्रीज कर दी है, एल की वैल्यू मैंने इंक्रीज कर दी है। तो अब इन जिन बॉक्सेस के अंदर मैंने यहाँ पे प्रिंट किया है स्टार, वो बॉक्स कौन से जो जिनको मैं कलर कर रहा हूँ। तो अब की बार यहाँ पे सिर्फ स्टार प्रिंट होगा, क्योंकि जब जे के लिए मैं चेक करने जा रहा हूँ कि वो क्या एल से बड़ा है और आर से छोटा है क्या, तो यहाँ पे वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी, क्योंकि एल से छोटा आ रहा है जे, जबकि वो बड़ा होना चाहिए। और सिमिलरली यहाँ पे भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी, क्योंकि वो आर से बड़ा हो जाएगा, जबकि वो आर से छोटा होना चाहिए। इस लूप के खत्म होने के बाद मैं अगेन एल की वैल्यू को इंक्रीज कर रहा हूँ यार, एंड देन मेरी एल की वैल्यू मिडल में पहुंच चुकी होगी और आर की वैल्यू भी मेरी मिडल में पहुंच चुकी होंगी। तो मेरा एल भी ये हो चुका है, मेरा आर भी ये हो चुका है। तो एल और आर जब सेम पोजीशन पे आ चुके हैं, स्टिल मेरा एल और आर जो है वो एल से छोटा है या बराबर है। तो इस केस के अंदर भी यार मेरा सिमिलर केस फॉलो होगा, और मैं बीच में यहाँ पे स्टार प्रिंट कर दूंगा। अब क्या हो रहा होगा यार एक्चुअली में, अब जब मैं इस चीज को प्रिंट करने जा रहा हूँ और जब मैं चाहता हूँ कि यार नहीं, मेरे एल की वैल्यू अब बढ़ करके यहाँ आ चुकी है और आर की वैल्यू यहाँ आ चुकी है, तो अब अगर मैं चेक करूंगा कि मेरा ऐसा जे की वैल्यू दो मुझे जो एल से तो बड़ी हो लेकिन आर से छोटी हो, तो ऐसी कोई वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो इसीलिए हमें सिचुएशंस को अपोजिट करना पड़ेगा। अब हम लोग चेक करेंगे कि ऐसी कोई सिचुएशन दो जहां जे आर से बड़ा हो या बराबर हो और एल से छोटा या बराबर। तो ऐसी सिचुएशन कौन सी है, ये तीन बॉक्स जो आर और एल को इंक्लूड करके आ रहे हैं। तो फिर हम लोग उन जगह पर स्टार प्रिंट कर देंगे, राइट। तो अब मैं इन जगह पे स्टार प्रिंट करवा देता हूँ यार। यहाँ पे स्टार प्रिंट हो जाएगा आपका, यहाँ पे स्टार प्रिंट हो जाएगा, यहाँ पे स्टार प्रिंट हो जाएगा। अब अगेन आपकी एल की वैल्यू यहाँ से बढ़ करके आर यहाँ पे आ जाएगा आपका, और एल आपका यहाँ पे पहुंच जाएगा। अब आप लोग चाहते हैं कि आर से बड़ी हो बराबर हो और एल से छोटी या बराबर हो, तो अगेन अब आप लोगों को यहाँ पे स्टार प्रिंट करने होंगे। तो यहाँ पे स्टार प्रिंट हो जाएगा, यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा और यहाँ पे, और इसी वजह से आप लोगों का यार वो पैटर्न प्रिंट हो रहा है इतनी देर से। तो जो पैटर्न आप लोगों ने देखा था वो इसी फॉर्म में था, एक क्रॉस बन रहा है और उस क्रॉस के बीच में आने वाले सभी ट्रायंगल फुलफिल हो जा रहे हैं। तो यही तरीका था कि यार आप एल को तब तक बढ़ा रहे हैं जब तक वो दोनों बराबर नहीं हो जाते, एल और आर, और जैसे ही एल और आर बराबर हो जाते हैं हम कंडीशंस को अपोजिट कर देंगे और फिर चेक करेंगे आर से बड़े के लिए और एल से छोटे के लिए। तो यही सेम चीज मैंने वहां पे अप्लाई की है। तो बस यार यहाँ पे हम लोग खत्म कर चुके हैं हमारे क्वेश्चंस वाले पार्ट के साथ, और अब मैं आपको दो क्वेश्चंस बताऊंगा जो आप खुद से ट्राई कर सकते हैं। पहला, आपके सामने एक n बाय n का बॉक्स बना हुआ है जहाँ पे आपने एक लाइन के अंदर n स्टार्स प्रिंट करवाए और टोटल नंबर ऑफ लाइंस भी आपके पास n है। तो आप इस पैटर्न को फॉलो कर सकते हैं और इस आउटपुट को आप दे सकते हैं। जो सेकंड क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हैं वो होने वाला है डायगोनल क्वेश्चन, जहाँ पे आप डायगोनल में स्टार्स प्रिंट करवा रहे होंगे। तो ये बहुत सिंपल है यार, आपको i के ऊपर एक इटरेशन लगाना है और j के ऊपर एक इटरेशन लगाना है, और जब आपकी i की वैल्यू 0 है तो आप चेक कर रहे होंगे j इज इक्वल्स टू i, और j इज इक्वल्स टू n माइनस i के लिए आप स्टार प्रिंट करवा रहे होंगे। तो ये काफी इजी क्वेश्चन है, तो इसे आप ट्राई कर सकते हैं। और इसी के साथ में यार बस खत्म करते हैं हमारे इस वीडियो के साथ। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। और अगर आप लोगों को कोई डाउट है, आप लोग चाहते हैं कि इसके अंदर कुछ इंप्रूवमेंट और किया जाए, तो आप लोग हमें जरूर से कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और साथ ही में मैंने इस वीडियो से अपनी इंस्टा आईडी लिंक करना स्टार्ट कर दिया है, तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं अगर आप लोगों को कोई डाउट आ रहा है। तो मिलते हैं यार अगले ट्यूटोरियल के अंदर।